पहले तो मैं एक ओवरव्यू लेना चाहती हूँ। शहबाज, कल ही की खबर है कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम की जो है दरामदाद हैं उसके हवाले से फ़ैसला लिया है। हमने ये फ़ैसले आपसे 3 साल पहले तो देखे थे, मगर गंदम, कपास, ये सब चीज़ें तो पाकिस्तान इसके अंदर वाफिर मिक़दार में पाकिस्तान में होती थी। कहाँ तक मामलात ख़राब हो चुके हैं और इसका क्या अब नुकसान होगा? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये कभी होता था कि पाकिस्तान ख़ुद कफ़ील होता था। पाकिस्तान अभी भी गंदम पैदा करने में दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है और आखिरी दफ़ा हमने जो गंदम इंपोर्ट की थी वो 2024 में गालबन की थी, 23-24 में। उस वक्त कोई 35 लाख मैट्रिक टन जो गंदम है वो इंपोर्ट की गई। और जहाँ तक कपास का ताल्लुक है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे अब आधी भी कपास जो है हम नहीं करते। जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ ओवरऑल अगर देखी जाए, ख़ासतौर पर जब PMLN की गवर्नमेंट आती है तो वो कोई इतनी प्रो एग्रीकल्चर सेक्टर समझी नहीं जाती। इनका जो ज़्यादा इनका परसेप्शन है वो प्रो इंडस्ट्री का है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो बजट में मारात भी आती हैं, जैसे अभी बजट आया था उसमें जो टैक्सेशन की रिलीफ आई, जो मेजर रिलीफ आई या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आई, उसके बाद फिर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, और आखिर में थोड़ी सी रिलीफ जो बची 52 अरब रुपए की वो सैलरीड क्लास को दी गई। तो अगर इस वक्त आप सूरत हाल देखें और आज जहाँ पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है, आज फिर जो गंदम दरामद करने का एक दफ़ा फिर फैसला किया गया 3 साल के बाद। इस क्राइसिस का, जिसको एक तो है तो ये लूमिंग क्राइसिस जिसका रिजल्ट अब गंदम की इंपोर्ट की सूरत में निकलेगा, ये बेसिकली एक बड़े फेलियर थे इस गवर्नमेंट के। पहला फेलियर इनका ये था कि इन्होंने जब IMF के साथ प्रोग्राम नेगोशिएट किया तो IMF की इन्होंने ये शर्त मान ली और उसको फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें 5 की 5 जो हुकूमतें हैं वो जो गंदम की मार्केट है उसमें इंटरवीन नहीं करेंगी, गंदम की इमदादी कीमत का तयन नहीं करेंगी, किसान से गंदम नहीं खरीदेंगी। ये ऐसे किया गया कि ना किसान को पता था कि उसके साथ क्या होगा, ना हुकूमत को पता था कि आगे क्या होगा। उसका नतीजा ये निकला कि इन्होंने गंदम किसान से खरीदी नहीं, उसकी गंदम पिट गई उस साल। उसको किसी को 2000 रेट मिला, किसी को 24 रुपये फी मन मिला, किसी को 2800 रुपये, एट बेस्ट 27-2800 रुपये पे रेट गया। फिर हुआ यह कि चूँकि खरीद नहीं रहे थे, इनके अपने जो रिजर्व्स थे वो डिप्लीट हो रहे थे। फिर एक सेकंड शिफ्ट आ, अब ये जो पहला फेलियर था जिसके पीछे कोई कंसल्टेशन स्टेक होल्डर्स की नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, और IMF से कमिट कर लिया, और ऐसे IMF से कमिट कर लिया जिसका गंदम की पॉलिसी का दुनिया में कोई तजर्बा नहीं है। IMF आपको इमदाद देता है, कर्जा देता है बैलेंस ऑफ सपोर्ट के लिए, आपको दिवालिया होने से बचाने के लिए। दूसरी गलती ये हुई कि जब ये इनको फिर एक दफ़ा परमिशन मिल गई गंदम मार्केट में इंटरवीन करने की, तो इन्होंने जो अपने अहदाफ रखे थे, खासतौर पर पंजाब की हुकूमत है जहाँ से पाकिस्तान की 3/4 गंदम पैदा होती है, उसने 30 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदनी थी और एक गलत पॉलिसी के नतीजे में कुछ नहीं हासिल हुआ, हार्डली को 5 लाख टन। सिंध ने जो उनके अहदाफ थे वो हासिल नहीं कर सके, 2-2.25 लाख मैट्रिक टन उन्होंने गंदम खरीदी। तो आज यहाँ पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है। हुकूमत सरकारी तौर पर यह कहती है कि हमारे पास जो गंदम है वो हमारी ज़रूरियात से कुछ 1.25 लाख टन ज़्यादा है, और उसके बावजूद जो सूबों की तरफ से डिमांड आई है, जो खबर भी छपी कि 22 लाख मैट्रिक टन सूबों को गंदम चाहिए। और एक और इसके साथ जो तीसरी चीज़ जुड़ी हुई है, पंजाब हुकूमत जो इंटरनल की मीटिंग्स हो रही हैं उसमें ये कह रही है कि गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है, कहाँ हुई है, हम कोशिश करें, हमें पता नहीं चल रहा। तो ये वो सारा एसेंस है जिसकी बॉटम लाइन ये है कि इट्स अ क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस क्राइसिस से किसान तकलीफ में आया, पूरा मुल्क तकलीफ में आया। आटा जो सरकारी नंबर है महंगाई का, पिछले हफ्ते का, इस हफ्ते का भी नहीं, पिछले जुमे का, आटे की जो सरकारी नेशनल एवरेज कीमत में इजाफा हुआ 1 साल में वो 74%। बिल्कुल, देखें ना, अब ये एक बुनियादी जो मसला है वो तो रोटी, कपड़ा और मकान की हम बात करते हैं तो रोटी बुनियादी मसला है। मिफ्ता साहब, आप क्या कहेंगे? और ओवरऑल 2024 से चले 23 में तो आप खुद भी वजीर ख़जाना थे, उस वक्त की सूरत हाल और इस वक्त की सूरत हाल क्या फ़र्क पड़ा है? क्या हम कह सकते हैं कि काफ़ी तब्दीली हुई है, वाकई पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ है जो हुकूमत क्लेम कर रही है? आसमा बहन, मैं 22 में वजीर ख़जाना था सितंबर तक। उसके बाद वजीर आज़म साहब ने मुझे हटा दिया था, तो मैं 23 में नहीं था। जो पाकिस्तान जो खुद से क्राइसिस में गया 23 में, मुस्लिम लीग से पहले तो 22 में तो हम बचा चुके थे PTI जो क्राइसिस छोड़ के गया था उसको, फिर 23 से तो हम खुद ही क्राइसिस में गए थे जब हमने IMF को आंखें दिखाई थी और फिर उसी को हमने बचाया। और उस वक्त हम समझ रहे थे कि स्टेबिलिटी आ गई, हमको मुस्लिम लीग ने भी कहा स्टेबिलिटी आई, और 3 साल से अब हम स्टेबिलिटी का रोना रो रहे हैं। और स्टेबिलिटी जो हम लेके आए हैं वो लोगों को गरीब करके लाए हैं, लोगों को बेरोजगार करके लाए हैं, इनकम कम करके लाए हैं, यहाँ तक कि खुराक लोगों की जो है वो 2018 में ज़्यादा थी और 2024-25 में कम हो गई, ये करके लेकर आए हैं।
अब जो गंदम की मैं पहले से बात कर रहा हूँ वहां से शुरू करता हूँ कि देखें 2 साल पहले 2024 में ये जब हुकूमत लगाई तो एक से पहले वादा था कि हम 3900 रुपए में पंजाब में गंदम खरीदेंगे पर मन। वो वादा इन्होंने वफा नहीं किया और उन्होंने कहा हम नहीं खरीदेंगे। तो किसान ने 1800 से लेके 2000 या 2100 रुपए मन बेचा और हर किसान का नुकसान हुआ है उस साल। उसके अगले साल फिर इन्होंने कोई गंदम खरीदने का इंतजाम नहीं किया और उसके बाद फिर नुकसान हुआ किसान को। 2000 रुपए मन गंदम बिक रही थी लास्ट ईयर भी, और अब इस साल जो है वो किसान ने गंदम उतनी पैदा ही नहीं की। तो गंदम शुरू से ही महंगी रही है, 3200 रुपए मन थी, आज 4800 रुपए मन है। किसान तो खैर 3000 2800 3200 में बेच चुका है। जिसने गंदम खरीद ली उसको आज 3800 रुपए 4800 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन गंदम की सीवियर शॉर्टेज है और गंदम खरीदनी पड़ेगी। और ये बात जो शहबाज भाई ने कही है कि 3 मिलियन टन 30 लाख टन जो है वो गंदम पंजाब को इस वक्त नजर नहीं आ रही कि किधर रखी हुई थी। वो समझ रहे थे कि लोगों ने खरीदी है, उनको भी उसका पता नहीं मिल रहा। 30 लाख टन। तो गंदम तो हमने खुद अपनी पॉलिसीज की वजह से, अपनी इनइफेक्टिव पॉलिसीज की वजह से, जिसमें हमने फार्मर्स को पैसे नहीं दिए, हमने पीछे रखा है। जहां तक मईशत का ताल्लुक है तो देखें इस हुकूमत को अब 4 साल हो गए शहबाज साहब की, और जितना सपोर्ट इनको मिल चुका है एक पेज का, ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ। मगर 1 पैसे का इन्होंने रिफॉर्म नहीं किया, 1 पैसे का रिफॉर्म नहीं किया। कोई जो इन्होंने बातें की थी अपने इलेक्शंस के अंदर कि हम हुकूमत की साइज छोटी करेंगे, नहीं की। उन्होंने कहा था हम डिवॉल्व करेंगे कुछ वजारतें, नहीं की। इन्होंने कहा हम पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा हम टैक्स रेट्स कम करेंगे, नहीं किए। आज भी हम एक्सपोर्टर्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं, हम आम लोगों के ऊपर टैक्स लगाते हैं 18%। लेवी जो है हमारी वो 40% से ज्यादा है। इस वक्त हम जो पेट्रोल 200 रुपए का कराची पोर्ट पे पहुंचता है, कराची की बंदरगाह पे जो 200 रुपए का पेट्रोल है वो हम 340 रुपए का बेच रहे हैं, और डीजल 370 रुपए का बेच रहे हैं, जिसपे 110 रुपया जो है वो हुकूमत टैक्स और लेवी लेती है। सो द थिंग इज कि हुकूमत ने अपने अखराजात बढ़ाए हैं, इन्फ्लेशन से तेजी से बढ़ाए। ये बातें बड़ी करते हैं कि हमको इदराक है लोगों की मुश्किल का, लेकिन आप इन्फ्लेशन से तेजी से खर्चे बढ़ा रहे हैं, सूबे तो उससे बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। 2022 में इस हुकूमत के आने से पहले हमने पाकिस्तान में 7,500 अरब रुपया टैक्स जमा किया था। पिछले साल यानी कि अभी जो मादी साल खत्म हुआ है उसमें 14,500 अरब रुपया टैक्स जमा किया, टैक्स और लेवी मिला के 14,500। हमने टैक्स की आमदन की हुकूमत की वो डबल कर दी। मैं नहीं जानता किसी को भी पाकिस्तानी को उसकी आमदन डबल हुई हो, लेकिन हुकूमत की आमदन डबल हुई है। अब हुकूमत की आमदन डबल हो गई तो लोगों के पास से ही पैसा गया है, लेकिन लोगों की आमदन डबल नहीं हुई, जिसका मतलब है लोगों के पास से ज्यादा पैसा चला गया है। और हुकूमत क्या दे रही है? वो जो पाइपलाइन होती है जो कि हमसे पैसा जाता है वफाक को, वफाक से पैसा सूबों को जाता है, सूबों के बाद लोकल गवर्नमेंट्स तो कहीं भी नहीं है, किसी भी हुकूमत में नहीं है, किसी भी सूबे में नहीं है। बिल्कुल वो डिवॉल्व हुआ ही नहीं। बिल्कुल और लोकल गवर्नमेंट के बाद आखिरी मैं एक सेकंड, लोकल गवर्नमेंट के बाद जो आगे लोगों को सर्विसेज पहुंचती हैं सेहत की या तालीम की, वो भी नहीं है। अभी आपने सुना होगा कि पंजाब में 330 बच्चों को HIV इन्फेक्शन हो गया तौसा शरीफ के अंदर, क्योंकि उन्होंने यूज नीडल इस्तेमाल की थी। और उसके बाद अब खबर आई है कि कराची में वलीका अस्पताल में सिंध हुकूमत से चलाती हुई 120 लोगों को ये HIV इन्फेक्शन हो गया। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे 14,500 रुपए के सामने। बिल्कुल। अच्छा, अब एहसान अफजल साहब, अब आपने इसका जवाब देना है, क्योंकि सूरत हाल तो इतनी ब्लीक है जितनी कि सब बता रहे हैं, मगर इसमें कोई रोशनी की किरण, और हुकूमत कैसे जस्टिफाई करे अपनी गवर्नेंस को या अपने परफॉर्मेंस को जिसे कहते हैं, तो कोई है कोई जस्टिफिकेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान की जो मीशत है वो कोई बहुत तगड़ी मीशत नहीं है। जब ये हुकूमत आई तो बहुत ही बुरे हालात थे, आप डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे। तो ये कहना कि आज भी हम जो है, मसाइल तो बहुत हैं पाकिस्तान की मईशत में, इससे ज़्यादा मैं भी गिनवा सकता हूँ, और भी बड़े मसाइल हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में बड़ी बेहतरी आई है। आप अगर पाकिस्तान के रिज़र्व्स देखें तो आज आपके पास 2.5 से 3 महीने का इंपोर्ट कवर है जो कि बिल्डअप हुआ है। आपकी जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं, इस मुल्क के जो बॉन्ड्स हैं वो 80% के ऊपर आ गए थे, इससे भी नीचे आ गए थे। आपकी क्रेडिट रेटिंग्स अब मूडीज़ ने B कर दी हैं, वो एक वहाँ उस पर कदर है। और ये सारी चीज़ें जो मैं ये बता रहा हूँ ये आवाम से ही रिलेटेड है, एक आम आदमी की बेहतरी से ही रिलेटेड है। आपका जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबलाइज हो गया है, वहाँ फ्लक्चुएशन नहीं आ रही। जब आपकी जो है डिफ्लेशन होती है, डिप्रीशिएट होती है सारी करेंसी, तो गुर्बत बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है।
तो महंगाई आपकी काबू में आई है, इंटरेस्ट रेट्स काबू में आए हैं। इस साल की अगर आप एक्सपोर्ट्स देखें तो हमने पहली दफ़ा जो है गुड्स और सर्विसेज को एक्यूमुलेट कर लें तो 40 बिलियन का मार्क क्रॉस किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। हमारे पास रिकॉर्ड रिमिटेंसेज आई हैं और 3.7% की जो हमने ग्रोथ की है, मैं ये नहीं कहता कि ये इनफ है पाकिस्तान के लिए, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान को 6% पे ग्रो करना चाहिए, मिनिमम 5.5-6% पे ग्रोथ होनी चाहिए, तो तभी आपकी ये परचेजिंग पावर बेहतर होगी, गुर्बत में कमी आएगी। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कर सका क्योंकि 6% पे जब हम ग्रोथ करते रहे, जब लास्ट टाइम भी की तो आपका 18 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो आज ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि आपने 3.7% पे ग्रो किया, लेकिन आपका करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, $200 मिलियन से नीचे है। पिछले साल आप सरप्लस पे थे। इसी तरह अगर देखें आपका जो फिस्कल डिसिप्लिन पे है, ये हुकूमत जो है प्राइमरी सरप्लस दे रही है लगातार। हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, उस प्रोग्राम में रहते हुए इस बजट में पहली दफ़ा आपने देखा कि हमने करेक्शन किए टैक्स रेट्स के हवाले से। मैं ये नहीं कहता कि सब दुरुस्त हो गया, अभी भी हमारी टैक्स रेट जो है वो एक हायर साइड पे है, ये सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन हमने डायरेक्शन सेट की है कि हम नौकरी पेशा अभी जो ऑस्टेरिटी की बात कर रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब, और आपने कहा था कि हुकूमत का साइज छोटा करेंगे, वो नहीं हुआ। आपने कहा था कि रिफॉर्म्स चलें, हमें FBR की रिफॉर्म्स तो किसी हद तक नज़र आती हैं, लेकिन इसके अलावा हमें रिफॉर्म्स नज़र नहीं आती हैं। तो ऑस्टेरिटी की आपने कही थी, आप ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कितने पैसे लगा रहे हैं वो भी आप देख लें, यानी अशराफिया को तो नवाजा ही जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, ये भी एक ऐसा पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा रहा है जिसको मैं नहीं समझता कि दुरुस्त है। PIA आपने प्राइवेटाइज़ किया, जो कि कोई हुकूमत नहीं कर सकी। बातें होती थी, हमने कामयाबी से उसको प्राइवेटाइज़ किया। अभी एक लाइन है, फहरिस्त है चीज़ों की जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही हैं। तो ये देखें, और ये प्राइवेटाइज़ करना ये आसान, अभी ब्यूरोक्रेसी को आपने 18.1 अगर 1.8 सॉरी नया अलाउंस है, नया अलाउंस। अगर मैंने आपके प्रोग्राम में शायद पहले भी ये बताया था कि आपका एक डिफरेंशियल आ रहा था सूबाई पेज में और वफाकी पे में, उस डिफरेंशियल को आपने दुरुस्त किया है, तो ये बहुत जरूरी था। ये देखिए अगर आप, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आपसे खुश नहीं थी, या नहीं, इसको मुझे लेट मी एक्सप्लेन इट अनदर वे। एक ही जॉब है, एक ही रोल है, पेज मुख्तलिफ थी सूबे में और वफाक में। उस डिफरेंस को आपने दुरुस्त किया है क्योंकि हमें इशू आ रहा था कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं था वफाक में आने का, उस पे डिफरेंशियल की वजह से। ये वो वजह थी। देखिए, जहाँ तक रिफॉर्म्स की बात है, हमने PWD को बंद किया, हमने यूटिलिटी स्टोर को बंद किया, हमने जो नारकोटिक्स को मर्ज किया इंटीरियर के अंदर, और एविएशन को मर्ज किया डिफेंस में। अभी मजीद, ये फर्स्ट राउंड ऑफ राइट साइजिंग था, अभी हम मजीद उसको करने जा रहे हैं। अभी 2.5 साल हुकूमत के पड़े हैं। देखें, जो बात है, प्रॉब्लम्स हैं। अभी ये जो वीट की आपने बात की, मैं एडमिट करता हूँ कि ये जो ट्रांजिशन था, 2 ही कमोडिटीज़ हैं इस वक्त जो रह गई हैं, फूड कमोडिटीज़ जो रेगुलेटेड हैं। आपका चीनी जो है वो हुकूमत उसको रेगुलेट करती है, और इसी तरह वीट को रेगुलेट करती है। तो ये IMF के प्रोग्राम में हमने इसकी डीरेगुलेशन वीट की शुरू की। वो ट्रांजिशन स्मूथ नहीं थी, उसको हुकूमत रिव्यू कर रही है और इसको मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। मेरी पर्सनल राय यही है कि हुकूमत को टोटली इन दोनों कमोडिटी से बाहर निकल जाना चाहिए। बहरहाल ये ओवरऑल कैबिनेट का और गवर्नमेंट का फैसला है, सूबों के साथ मिलकर कि हाउ वी गो अबाउट इट। बट यहाँ एक ट्रांजिशन स्मूथ नहीं हुई, यहाँ प्रॉब्लम आया। लेकिन देखिए ओवरऑल, और इसका नुकसान पाकिस्तान के खजाने को हुआ है, ये तो आप तस्लीम करेंगे। इसका नुकसान फार्मर को भी हुआ है, और फिर देखें, पहले तो बेनिफिट हो रहा था ना एक आम आदमी को कि उसको रोटी सस्ती मिल रही थी, आटा सस्ता मिल रहा था। बात ये कि आप लोग इतनी दफ़ा के हुकूमत में आजमाए हुए तजुर्बाकार, पता नहीं 30 साल हो गए, मुख्तलिफ अदवार में आप लोग हुक्मरानी करते रहे, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो सका, और कितनी आसानी से ये बात हम कह देते हैं। मैं इतनी आसानी से नहीं कह रहा। एक बड़ी रिफॉर्म थी कि आप हुकूमत इसकी रेगुलेशन से डीरेगुलेशन में जा रही थी, ये एक मैसिव स्टेप था। तो ऑब्वियसली उसकी ट्रांजिशन में अगर इश्यूज हैं तो उनको हम ठीक कर लेंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एनवायरनमेंट जो है जिसके अंदर ये सारी, मैंने आपको जो भी अचीवमेंट थोड़ी बहुत बताई, जो बेहतरी हमारी आई है, बहुत सारी बेहतरी की ज़रूरत है। किस एनवायरनमेंट में? आज आपका अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है नेशनल सिक्योरिटी की वजह से, आप लेकिन इट्स अ मैसिव स्टेप जो एक्सपोर्ट्स को भी हिट करता है, मीशत को भी हिट करता है। आज बलोचिस्तान या KPK के अंदर जो आपके सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जो जम्मू कश्मीर में है, इस सारे सिनारियों में फिर आप जंग को डाल दें इंटरनेशनल, सॉरी आज़ाद कश्मीर, AJK में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में है। इसी तरह आप जो है वो अगर इंटरनेशनल वॉर को डाल दें, जो US ईरान की है, जो एग्जोजेनस फैक्टर्स हैं, जो ऑयल प्राइसेस हुई हैं, इस सारे सिनारियों